हेलो, हाय, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं आपका एजुकेटर विकास दुबे आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ समाजशास्त्रीय विचारकों की एक श्रृंखला लेके, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स को। आज समझेंगे आखिर सदियों बाद एक ऐसे युग पुरुष की, एक ऐसे विचारक के विचार आज भी इतने प्रासंगिक क्यों हैं। अक्सर प्रायः हम लोग राजनीतिक फलक पर या कहीं न कहीं समाचार पत्रों में इनकी अवधारणाओं का उल्लेख देखते हैं, जैसे मार्क्सवाद, समाजवाद और साम्यवाद। आखिर इनका अर्थ क्या है? क्या मार्क्सवाद को सही अर्थ में लोगों ने समझा है? तो आइए कार्ल मार्क्स के विभिन्न अवधारणाओं की बात करते हैं, जिसमें जो प्रमुख अवधारणा है वो है कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं? अगर ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात करें तो एक वर्ड है इतिहास। इतिहास मतलब किसी भी समाज का क्रमिक विकास हुआ है। आज जो समाज आज जो है, कहीं न कहीं इसकी जो प्रेरक शक्तियाँ, जो इसके एलिमेंट्स ऑफ चेंज रहे होंगे, जो परिवर्तन के जो तत्व हैं, वो कहीं न कहीं पास्ट में इसके इतिहास में है। और इसी प्रेरक शक्तियों, परिवर्तन की शक्तियों को जब व्याख्या करते हैं तो कार्ल मार्क्स कहते हैं जो परिवर्तन होता है वो भौतिक परिस्थितियों के कारण होता है। मतलब ये कि जो अर्थव्यवस्था है, जो उत्पादन के साधन हैं, जो उत्पादन के स्रोत हैं, वही समाज में परिवर्तन लाते हैं। और आज जो समाज है, चाहे वो आज की धर्म हो, राजनीति हो, चाहे आज की संस्कृति हो, आज की लाइफ स्टाइल, कल्चर जो भी है, वो सभी कहीं न कहीं इतिहास में जो मोड ऑफ प्रोडक्शन रहा है या आज जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो भौतिक परिस्थितियाँ हैं, वही निर्धारित किए हैं। इसी को क्या कहते हैं? भौतिक निर्धारणवाद। भौतिक निर्धारणवाद। तो भौतिक निर्धारणवाद क्या है? भौतिक निर्धारणवाद मतलब कि जो भी समाज में परिवर्तन हो रहा है, उसका जो मूल कारण है वो भौतिक परिस्थितियाँ हैं, उत्पादन के स्रोत हैं, ना कि कोई अन्य। तो कार्ल मार्क्स की जब भी बात होगी तो कार्ल मार्क्स के विचारों के केंद्र में, अवधारणाओं के केंद्र में इकोनॉमी होगा, अर्थव्यवस्था होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा और उत्पादन की शक्तियों पर बल होगा। और यही जो मेन ड्राइविंग फोर्स हैं, जो समाज में परिवर्तन ला रहे हैं या समाज में जो कुछ भी हो रहा है, वो इन्हीं के कारण हो रहा है। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइनलैंड प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इतिहास के एक ऐसे युग पुरुष जिन्होंने अपने विचारों की लेखनी से समाज में व्यवस्था परिवर्तन का सफल प्रयास किया। मार्क्स को क्रांतिकारी साम्यवाद, समाजशास्त्र में विशेषता ऐतिहासिक भौतिकवाद का जनक कहा जाता है। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के जो जनक हैं वो कौन हैं? वो हैं कार्ल मार्क्स। जब भी ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात होगी तो आपके दिमाग में फटाफट ये आना चाहिए कि इससे रिलेटेड कौन है? कार्ल मार्क्स। तो इनका दर्शन जर्मन के हीगलवाद, फ्रांस के समाजवाद और ब्रिटेन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का समन्वय है। मतलब कोई भी विचारक के दिमाग में या उसके ऊपर उस समय की समाज की जो तात्कालिक परिस्थितियाँ होती हैं, जिस परिवेश में वो बढ़ रहा होता है, जी रहा होता है, कहीं न कहीं उन तात्कालिक परिस्थितियों का प्रभाव उन विचारकों पर या व्यक्तियों पर होता है। और कार्ल मार्क्स भी इससे छूते नहीं रहे। उस समय का जो हीगलवाद और फ्रांस में जो समाजवाद और ब्रिटेन की जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था थी, उन सब का जो सिंथेसिस है वो कार्ल मार्क्स के विचारों में, अवधारणाओं में, कॉन्सेप्ट में आपको देखने को मिलेगा। आशा है
कि आप कुछ न कुछ कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगा पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इनके कुछ प्रमुख रचनाएँ हैं। आप लोग देखिएगा और लिखिएगा। द होली फैमिली 1845, ये बुक इन्होंने एंजल्स के साथ लिखी थी, जिसमें इन्होंने सर्वप्रथम सर्वहारा प्रोलेटरियाट शब्द का उल्लेख किया है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी, जब कार्ल मार्क्स की हम अवधारणा पढ़ेंगे तो कार्ल मार्क्स 2 वर्ग की बात करते हैं। जब भी कार्ल मार्क्स की बात होगी तो कार्ल मार्क्स 2 वर्ग की बात करते हैं। एक है सर्वहारा और दूसरा है बुर्जुआ। तो सर्वहारा कौन है? ये है हैव नॉट। और ये है हैव्स। ठीक। सर्वहारा कौन है? वंचित वर्ग। वहीं बुर्जुआ कौन है? वो है संचित वर्ग। तो द होली फैमिली जो बुक इन्होंने एंजल्स के साथ लिखी थी, सबसे पहले उसमें इन्होंने प्रोलेटरिया सर्वहारा शब्द का उल्लेख किया है। तो द जर्मन आइडियोलॉजी 1847, इस पुस्तक में इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद का विस्तृत विवेचन किया है। अगली जो बुक है इनकी द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, जिसमें इन्होंने द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद के बुनियादी जो सूत्र हैं वो पेश किए। आप लोग ये बुक्स के नाम लिखते रहिएगा, कहीं न कहीं मैचिंग या बुक से रिलेटेड जो थिंकर्स हैं, इससे क्वेश्चन प्रायः आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो बुक के नाम है वो आप लोग लिखते रहिएगा। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी के बाद हम लोग कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो इनकी बुक है, इसमें सर्वप्रथम इन्होंने सर्वहारा के क्रांतिकारी सिद्धांतों की एक संक्षिप्त एवं सरल व्याख्या की। तो द होली फैमिली, द जर्मन आइडियोलॉजी, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। आगे इनकी कुछ बुक्स हैं, जैसे द क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, जो कि सर्वहारा के अधिनायकत्व के प्रसिद्ध सूत्र का प्रयोग और वर्ग संघर्ष की बात की गई है। द क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन फ्रांस में एक कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसमें इन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आलोचनात्मक समीक्षा की है। और फिर आता है दास कैपिटल, जो अक्सर मार्क्सवादियों की बाइबिल कहा जाता है, जिसमें सर्वहारा वर्ग के ऐतिहासिक कर्तव्य, समाजवादी क्रांति और अर्थशास्त्रीय ढांचे को विस्तार से बताया गया है। तो ये कुछ इनकी रचनाएं थी जो हम लोगों ने लिखा। आइए अब इनसे रिलेटेड अवधारणाएं समझते हैं। वर्ग संबंध और नकद संबंध, कैश नेक्सस। तो आप देख पा रहे हैं कि जो सबसे पहले जो कार्ल मार्क्स की बात होगी, तो कार्ल मार्क्स जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के आलोचक समझे जाते हैं। और जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात होगी तो आप लोग समझ लीजिए 2 वर्ग की बात करते हैं कार्ल मार्क्स, जो हमने पढ़ा अभी, सर्वहारा और बुर्जुआ। तो जो बुर्जुआ है वो कैपिटलिस्ट हैं, वो हैव्स हैं, वो संचित वर्ग हैं जो मोड ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर रहे हैं या उत्पादन के साधनों पर जिनका मालिकाना हक होता है। सर्वहारा वो हैं हैव नॉट, वंचित वर्ग,
जो अपने श्रम को बेचकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई और चारा या और स्रोत नहीं है। तो फिर क्या कहते हैं कि मानव की कुछ ज़रूरतें हैं, सच बात है कि ह्यूमन नीड है, कुछ प्राइमरी हैं, कुछ सेकेंडरी हैं। तो इन्हीं नीड को पूरा करने के लिए जब मानव उत्पादन करता है, मतलब ये नीड है, नीड को पूरा करने के लिए मानव क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। प्रोडक्शन करेगा और प्रोडक्शन से ही क्या बनेंगे? क्लास रिलेशंस, वर्ग संबंध। वर्ग संबंध का निर्माण होगा और प्रायः ये वर्ग संबंध है, ये जो फ्लो चार्ट है आप देख रहे हैं, जो पूंजीवादी समाज में वर्ग संबंध दिखता है वो यही दिखता है कैश नेक्सस का, नगद संबंध का। तो पूंजीवादी समाज में बुर्जुआ और सर्वहारा के बीच नकद संबंध कैश नेक्सस स्थापित होता है। इसका सीधा अर्थ है जितना काम उतना पैसा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य सामाजिक सांस्कृतिक संबंध नहीं होता है। मार्क्स के अनुसार समाज में संबंधों का जो स्वरूप है वो बाइनरी अपोजिशन, परस्पर विरोधी होता है। सामाजिक परिवर्तन इन्हीं निर्भरता आधारित संबंधों के संघर्ष का परिणाम है। मतलब जो ये नीड से जो प्रोडक्शन के थ्रू जो वर्ग संबंध बन रहा है, क्लास रिलेशन बन रहा है, वो अक्सर एक दूसरे के हितों के अपोजिट होते हैं। मतलब जो दो वर्ग की बात कर रहे हैं, जिसमें अगर हम देखें बुर्जुआ जो कैपिटलिस्ट हैं, उसका हित है मैक्सिमाइज प्रॉफिट, उसके साथ साथ मिनिमाइज ऑपरेशन कास्ट। जब भी आप लोग कभी भी आप देखेंगे इकोनॉमी में जब कुछ कॉन्सेप्ट की बात होगी, तो इकोनॉमी में जो कॉन्सेप्ट हैं जब उनकी बात होगी तो ये कहा जाता है कि अगर आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी ऑपरेशन कॉस्ट कम करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है वो मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, जिससे जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो बढ़ सके। वहीं जो सर्वहारा है वो अपने जीविकोपार्जन के लिए श्रम बेचता है। तो क्योंकि दोनों के हित एक दूसरे के अपोजिट हैं, जिसको बाइनरी अपोजिशन, परस्पर विरोधी कहा गया। अतः वाजिब है या ऑब्वियस है कि किसी न किसी एक वर्ग का शोषण होगा, जिसमें बुर्जुआ जो है वो सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है और जिससे एक संघर्ष होगा, एक जागरूकता, एक कॉन्शियसनेस आएगी संघर्ष की, और अंततः संघर्ष ही इसका समाधान है। बाद में जो कार्ल मार्क्स बताते हैं संघर्ष होगा, एक सामाजिक क्रांति होगी, जिससे फिर समाजवाद और साम्यवाद तक ये समाज पहुंचेगा, एक क्लासलेस सोसाइटी, वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। आशा है कि कार्ल मार्क्स को आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो एन सीमन अलगाव की बात बाद में हम लोग करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे बुर्जुआकरण है और सर्वहाराकरण है। तो बुर्जुआकरण और सर्वहाराकरण क्या है? ये है क्लास मूवमेंट, क्लास मूवमेंट, वर्ग संचलन। तो सर्वहाराकरण देख रहे हैं और बुर्जुआकरण देख रहे हैं। तो अभी जैसे हम लोग बात किए बुर्जुआ है कैपिटलिस्ट, पर बुर्जुआकरण क्या है? बुर्जुआकरण क्या है कि जब सर्वहारा से लोग बुर्जुआ, मतलब कि कई बार क्या होता है कि जो सर्वहारा है वो वेल्थ एक्यूमुलेट करता है, धन का संचय करता है और धीरे धीरे वो उत्पादन के स्रोतों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है या मोड ऑफ प्रोडक्शन को ओन करने लगता है और वो सर्वहारा से बुर्जुआ हो जाता है। मतलब उसका एक वर्ग संचलन हो जाता है और क्लास मूवमेंट हो जाता है। वहीं जो बुर्जुआ है कई बार वो फाइनेंशियल लॉस फेस करता है, दिवालिया हो जाता है, जिसके कारण कई बार वो जो मोड ऑफ प्रोडक्शन में अपना मालिकाना हक है वो खो देता है
और उसका सर्वहाराकरण हो जाता है। तो एक कोई हार्ड एंड फास्ट डिवाइडिंग लाइन नहीं है, कई बार सर्वहारा बुर्जुआ और बुर्जुआ सर्वहारा भी हो जाते हैं। तो ये वर्ग संचलन या क्लास मूवमेंट को दर्शाता है, अर्थात अर्थात जो दोनों क्लास हैं वो ग्रेजुअली एक दूसरे में ब्लेंड हो जाते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट डिमार्केटेड डिवाइडिंग लाइन नहीं है इनके बीच। पतित बुर्जुआ वह छोटे पूंजीपति जो न तो श्रमिक हैं न बड़े मालिक हैं, वे स्वयं अपना श्रम नियोजित करते हैं। नागरिक समाज भौतिकवाद पर आधारित ऐसा समाज जिसे नियंत्रित करने के लिए राज्य की आवश्यकता उत्पन्न होती है। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे कि बुर्जुआकरण, सर्वहाराकरण, पतित बुर्जुआ और नागरिक समाज। जब भी इनकी चर्चा होगी तो आपके दिमाग में कार्ल मार्क्स आने चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, क्या-क्या पढ़ा? ऐतिहासिक भौतिकवाद, भौतिक निर्धारणवाद, हमने पढ़ा 2 वर्ग, हमने पढ़ा वर्ग संबंध, हमने पढ़ा बुर्जुआकरण, सर्वहाराकरण, पतित बुर्जुआ और सिविल सोसाइटी क्या है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो समझते हैं द्वंद्ववाद क्या है, डायलेक्टिज्म क्या है। तो जब परिवर्तन की बात करते हैं या अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात करते हैं कार्ल मार्क्स, तो वो बात करते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की। तो जो द्वंद्वात्मक का कॉन्सेप्ट है, जो द्वंद्वात्मक या डायलेक्टिज्म की अवधारणा है, कार्ल मार्क्स ने इसे हीगल से लिया है। परंतु कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद और हीगल के द्वंद्ववाद में मूलभूत परिवर्तन है। वो परिवर्तन क्या है? हीगल ने द्वंद्ववाद को आइडिया, विचार या चेतना के आधार पर समझाया, वहीं कार्ल मार्क्स ने इसे भौतिकवाद या वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से लेकर द्वंद्ववाद को समझाया। मतलब हीगल का कहना है कि जो विचारों का द्वंद्व है, जो आइडिया का द्वंद्व है, उससे भौतिक परिस्थितियां निर्मित होती है, जिसे कार्ल मार्क्स रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि भौतिक परिस्थितियां जो वास्तविक परिस्थितियां हैं, उन्हीं के द्वंद्व से या उन्हीं के द्वारा जो आइडिया है, जो विचार है, वो निर्मित होते हैं। मतलब जो विचार हैं, जो आइडिया हैं आपके, वो भौतिक परिस्थितियों का डेरिवेटिव है, न कि भौतिक परिस्थितियां आपके विचारों की डेरिवेटिव हैं। तो कार्ल मार्क्स ने हीगल को, जो हीगल सिर के बल खड़े थे, उनको पैर के बल खड़ा करने का काम किया। आप लोग फ्लो चार्ट में देख भी सकते हैं। तो हीगल जो है, हीगल की जब बात आएगी तो वो कहीं न कहीं आइडियाज़ और फिलॉसफी के बेसिस पे आएगी। वो द्वंद्ववाद का उपयोग करते हैं। कार्ल मार्क्स इसे रियल वर्ड, मटेरियल वर्ड पर द्वंद्ववाद का उपयोग करते हैं। अब आइए हम लोग समझ ही चुके हैं। हीगल का मानना था कि चेतना या विचार ही समाज में परिवर्तन का मुख्य कारण है। वहीं मार्क्स का जो तर्क था वो ये था कि विचार अस्तित्व का निर्धारण नहीं करते हैं, बल्कि अस्तित्व मतलब भौतिक पदार्थ चेतना का निर्धारण करता है। मतलब समाज की जो भौतिक अवस्था, उत्पादन की प्रणाली है, उसमें अगर परिवर्तन कर दी जाए, मतलब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये इतिहास जो है वो भौतिक परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होता है। अगर हम भौतिक परिस्थितियां बदल दें, अगर उत्पादन के स्रोत बदल दें, उत्पादन के साधन बदल दें, तो हम समाज को मूल रूप से बदल देंगे। तो ये हीगल और कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद में अंतर है। आइए, ये कुछ उस समय के विचार हैं जिनका प्रभाव कार्ल मार्क्स के ऊपर पड़ा, चाहे वो हीगलवाद का, चाहे फ्रांसीसी समाजवाद का या ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का। फ्रेडरिक एंजल्स के साथ भी इन्होंने काम किया है। वहीं प्रौधों के समाजवादी विचारों से भी ये अत्यधिक प्रभावित थे। आइए समझते हैं द्वंद्ववाद का नियम, जिसमें 3 चीजें वाद, प्रतिवाद और सिंथेसिस, संश्लेषण की बात होती है। थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। तो मार्क्स ने हीगल के आदर्शवाद को खारिज किया, लेकिन उनकी जो द्वंद्वात्मक कार्यप्रणाली है,
डायलेक्टिकल मेथडोलॉजी है उसको अपनाया। प्रक्रिया क्या है कि प्रत्येक सकारात्मक विचार या वाद जो है एक विपरीत प्रतिवाद होता है। समय के साथ वाद और प्रतिवाद दोनों के मेल से सिंथेसिस बनता है जो एक समग्र दृष्टिकोण है। मतलब ये प्राइमरी आर्गुमेंट है और ये उसके अपोज में दूसरा आर्गुमेंट है और इन्हीं के समन्वय से जो विचार आ रहा है उसी को सिंथेसिस या संश्लेषण कहते हैं। मतलब आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि दो आइडियोलॉजी है, आप आमने सामने कई बार डिबेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो आपके जो विचार हैं वो कहीं न कहीं अलग-अलग ध्रुव पे होते हैं। एक के विचार कहीं न कहीं दूसरे के विचार को अपोज कर रहे होते हैं। फिर धीरे-धीरे क्या होता है कि एक बीच का रास्ता निकालते हैं आप, जिसको कहा जाता है संश्लेषण, सिंथेसिस। मतलब दोनों विचारों के समन्वय से उपजा हुआ एक नया विचार। तो जो डायलेक्टिज्म का नियम है वो यही है, वाद, प्रतिवाद, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। ऐसा है कि आप लोग ये समझ गए होंगे लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स। तो मतलब जैसे-जैसे इतिहास आगे बढ़ता है, यह संश्लेषण एक नया वाद बन जाता है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सभी सजीव या निर्जीव वस्तुएं निरंतर परिवर्तन के अधीन हैं, जिसकी दर द्वंद्ववाद के नियमों पर आधारित होती हैं। मतलब वाद से जो प्रतिवाद से दोनों के संश्लेषण से नया सिंथेसिस बनता है, बाद में वही वाद हो जाता है, फिर उसका प्रतिवाद आता है और फिर सिंथेसिस होके एक नया आइडिया जन्म लेता है और ये एक निरंतर प्रक्रिया है, ये क्रमिक रूप से चलता रहता है। अतः आप लोग समझ गए होंगे लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हीगल की जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है वो यही है कि जो वाद है वो प्रथम चरण है जो अपूर्ण होता है तथा एक विचार का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं जो एंटीथीसिस है वो वाद के विरोध में उत्पन्न होने वाला दूसरा चरण होता है, जहाँ दोनों के बीच संघर्ष होता है। फिर संश्लेषण आता है, संवाद आता है, वाद और प्रतिवाद के संघर्ष से उत्पन्न तीसरा और उच्च चरण। यह प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि सत्य या पूर्ण अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती है। तो डायलेक्टिकल प्रोसेस या लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स में शायद अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। रेसिप्रोकल रिलेशंस, पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध तो जो पारस्परिक संबंध का मतलब ये है कि जो सामाजिक जगत के विभिन्न भागों के बीच कोई वन वे कैजुअल या कारण परिणाम संबंध नहीं होता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो वन वे है वो नहीं होता है, बल्कि सभी जो है कारक एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। मतलब एक वन वे डायरेक्शन में जाता हुआ कोई ये कॉज है, उसका इफेक्ट ए जो है वो कॉज है और ये बी इफेक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि ये वन वे डायरेक्शन में चल रहा है, बल्कि ये अगर ए बी को प्रभावित कर रहा है तो बी भी ए को प्रभावित कर रहा है। तो ये परस्पर जो है संबंध है, पारस्परिक संबंध है, इसमें रेसिप्रोकल रिलेशंस हैं। तो द्वंद्वात्मक पद्धति जो है समकालिक प्रभाव पर बल देती है। तो आप समझ गए होंगे पारस्परिक संबंध क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या है। मतलब समाज में जो डिफरेंट पार्ट हैं, जो इकाई हैं, वो आइसोलेशन में नहीं है, उनमें एक दूसरे पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। मतलब जो डायलेक्टिक थिंकर्स हैं वो डायलेक्टिकल टोटलिटी पर बात करते हैं। किस पे? डायलेक्टिकल टोटलिटी। तो डायलेक्टिकल टोटलिटी या द्वंद्ववाद की समग्रता पर बात करते हैं। मतलब ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को वन वे नहीं मानते हैं, बल्कि ये
रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो डायलैक्टिकल टोटलिटी क्या है? मतलब आप इस फिगर को देखिए और इससे क्या इमेजिन कर पा रहे हैं, आप इमेजिन करिए। इसमें एक तरफ है सर्वहारा का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोलेटरियाट। जब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोलेटरियाट है, ये कॉज है, तो उसके इफेक्ट क्या है कि उनमें असंतुष्टि और उग्रवादिता बढ़ेगी। तो जो इनसेटिस्फैक्शन है, जो उग्रवादिता है, जो रेबेलियन इंस्टिंक्ट है, वो बढ़ेगी। और अगर वो बढ़ेगी तो ये भी आशा है कि कहीं ना कहीं जो बुर्जुआ क्लास है, जो कैपिटलिस्ट हैं, वो और ज़्यादा दमनकारी या और ज़्यादा शोषण सर्वहारा का करेंगे। तो मतलब ये वन वे नहीं है, ये डायलैक्टिकल टोटलिटी ये है कि अगर सर्वहारा का शोषण हो रहा है, अगर उनमें असंतुष्टि उग्रवादिता आ रही है, उसके इफेक्ट में फिर क्या होगा कहीं ना कहीं जो बुर्जुआ क्लास है वो अपना दमन या शोषण और बढ़ा देगी, ज़्यादा व्यापक कर देगी। तो सामाजिक वास्तविकता के सभी पहलू आपस में जुड़े हैं, मतलब इंटर रिलेटेड हैं। ठीक, सर्वहारा का शोषण असंतुष्टि को जन्म देता है और यह असंतुष्टि एवं उग्रवादिता पुनः शोषण की गतिशीलता को प्रभावित करता है। यह एक निरंतर चलने वाली पारस्परिक प्रक्रिया है। अतः आप लोग समझ गए होंगे कि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या है, डायलैक्टिकल टोटलिटी क्या है और डायलैक्टिक लॉ या डायलैक्टिक प्रोसेस क्या है। हीगल और कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद में क्या अंतर है, आप लोग ये भी समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं, फैक्ट एंड वैल्यू की बात करते हैं, तथ्य एवं मूल्य की। तो तथ्य एवं मूल्य की बात करते हुए कार्ल मार्क्स बेसिकली ये कहते हैं, बाकी आप समाजशास्त्री को पढ़ेंगे तो बाकी समाजशास्त्री जैसे मैक्स वेबर का एक कॉन्सेप्ट है वैल्यू फ्री। वैल्यू फ्री, वैल्यू फ्री मतलब ये कहते हैं कि जो समाजशास्त्रीय अध्ययन है उसको वैल्यू या मूल्य तटस्थ होना चाहिए, न कि मूल्य से लदा हुआ या वैल्यू लैडेन होना चाहिए। वहीं कार्ल मार्क्स की बात जब होगी तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अगर हम सामाजिक तथ्य को सामाजिक मूल्यों से अलग कर देंगे, मतलब तथ्य को मूल्य से अलग कर देंगे, जो फैक्ट हैं उनको अगर वैल्यू से अलग कर दे रहे हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा अमानवीय होगा, अमानवीय। मतलब कार्ल मार्क्स का कहना है कि जो सोशल स्टडी है, जो सामाजिक अध्ययन है या जो सामाजिक तथ्य हैं वो वैल्यू लैडेन है और वो इंटरट्विन्ड हैं, मतलब उनको अलग नहीं किया जा सकता। अगर हम दोनों को अलग कर देंगे तो हम उतने पैशनेट नहीं रहेंगे अपने अध्ययन में और उतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं ये अध्ययन पूरा अमानवीय हो जाता है। मतलब अगर हम सर्वहारा के शोषण को समझना चाहते हैं तो हमको वैल्यू लैडेन होना पड़ेगा। और जो भी समाजशास्त्री कहीं ना कहीं इस बात की बात करते हैं वैल्यू न्यूट्रलिटी या वैल्यू फ्री की, तो इसको खारिज करते हैं और ये कहते हैं कि कोई भी समाजशास्त्री बेसिकली अपनी अवधारणाओं से लैडेन होता है, मतलब वो अपने विचारों अपने अवधारणाओं से प्रभावित होता है, तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से वैल्यू फ्री होता नहीं है। अतः जो वैल्यू फ्री या वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात है वो वास्तविकता में है ही नहीं, बस वो आदर्श या आइडियल बातें हैं। तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि जो सामाजिक तथ्य हैं वो सामाजिक मूल्यों से अलग नहीं किया जा सकता। तथ्य और मूल्य जो हैं अनिवार्य रूप से आपस में जुड़े हुए हैं, इनएविटेबली इंटरट्विन्ड। तो जो सामाजिक घटनाक्रम है वो हमेशा मूल्यों से भरा होता है।
बुर्जुआ उत्पादन के साधनों के मालिक और सरबराह जो हैं वो मजदूरी के लिए अपना श्रम बेचने को विवश होते हैं। तो ये दोनों क्लास आप लोग समझ ही रहे होंगे, अभी हम लोग बात भी किए। और सरबराह और बुर्जुआ की, ये हैव्स हैं और ये हैव नॉट हैं। हैव नॉट। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अभी हम लोगों ने बात भी की जो क्लास मूवमेंट की सरबराहकरण और बुर्जुआकरण में। सरबराहकरण और बुर्जुआकरण में हमने क्लास मूवमेंट की बात भी की, जिसमें पूंजीपति और सरबराह है, तो कई बार पूंजीपति सरबराह हो जाता है और सरबराह वो पूंजीपति हो जाता है। कैसे, वो बात भी की हमने। पूंजीपति और सरबराह वर्ग स्पष्ट रूप से अलग नहीं है, बल्कि धीरे धीरे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, ये ग्रेजुअली ब्लेंड हो जाते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट डिवाइडिंग लाइन इनमें नहीं है। सामाजिक जगत के जो विभिन्न घटक एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, जिसको हम क्लास मूवमेंट वर्ग संचलन कह रहे हैं। द्वंद्वात्मक विचारक सामाजिक जगत के पहलुओं के भीतर और उनके बीच के संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कोई भी सामाजिक इकाई दूसरी इकाई से अलग होकर विश्लेषित नहीं की जा सकती। मतलब समाज में जो डिफरेंट इकाई हैं उनको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ठीक, मतलब सभी का एक दूसरे पर इम्पैक्ट है, किसी को हम अलग करके नहीं देख सकते। ठीक, तो आप समझ पा रहे होंगे। आइए आगे चलते हैं। तो इतिहास का निर्माण, मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाते हैं परंतु अपनी इच्छानुसार नहीं। मतलब इसका क्या है कि मनुष्य अपना इतिहास स्वयं तो बनाते हैं परंतु वो अपनी इच्छानुसार नहीं। ठीक, मतलब वो परिस्थितियों के वश में है। मनुष्य जो है वो परिस्थितियों के वश में है। तो वह फ्रीली जो है अपना इतिहास नहीं बना रहा है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, जो स्ट्रक्चर है, जो एजेंसी है, वो पास्ट ट्रेडिशन से कहीं ना कहीं प्रभावित है। वे उन परिस्थितियों में अपना इतिहास बनाते हैं जिनका वे सीधे अतीत से सामना करते हैं। मृत पीढ़ियों की परंपराएं जीवित लोगों के मस्तिष्क पर भारी पड़ती हैं। जो इतिहास है वो भौतिक स्थितियों द्वारा आकार लेती हैं। मतलब जो हिस्ट्री है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर द्वारा आकार लेती है, और स्ट्रक्चर मतलब संरचना और एजेंसी दोनों मिलकर इतिहास का निर्माण करते हैं। मतलब अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, तो आप एक इंडिविजुअल आइसोलेशन में तो रह नहीं रहे हैं, आप किसी समाज का हिस्सा होंगे, किसी सामाजिक स्ट्रक्चर का, सोशल स्ट्रक्चर का हिस्सा होंगे, और उस सोशल स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं पास्ट से कुछ चीज़ें कंटिन्यू में या सतत में कंटिन्यूम में चली आ रही होंगी। मतलब कुछ परंपराएं, कुछ प्रथाएं और इतिहास के कुछ ट्रेडिशंस, कुछ इतिहास के लर्निंग्स, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं समाज में आगे जाके भी जीवंत रहती हैं। और जब हम वर्तमान में जो भी कार्य करते हैं वो हमारे पास्ट से प्रभावित होती है। फिर आज जो है जब जाके इतिहास बनता है तो कहीं ना कहीं हम उन परिस्थितियों के अंदर अपना इतिहास का निर्माण कर रहे हैं जो हमको पास्ट ट्रेडिशन से आके मिली हुई हैं, और इन्हीं परिस्थितियों के द्वारा भविष्य भी निर्धारित होती हैं। तो मतलब ये है कि जो मृत पीढ़ियों की जो परंपराएं हैं वो जीवित लोगों के मस्तिष्क पर भारी पड़ती है, और इसमें जो स्ट्रक्चर है और जो एजेंसी है, एजेंसी मतलब आप खुद, स्ट्रक्चर मतलब जिस स्ट्रक्चर में आप रह रहे हैं, जिस सामाजिक संरचना में आप रह रहे हैं, तो इन दोनों पर जो है
मिलकर इतिहास का निर्माण करते हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं सोशल चेंज की, सामाजिक परिवर्तन की। हमने अभी बात भी किया था स्टार्टिंग के लेक्चर में कि जो कार्ल मार्क्स में सामाजिक परिवर्तन की बात होगी वो भौतिक निर्धारणवाद से होगी। भौतिक निर्धारणवाद, तो भौतिक निर्धारणवाद से होगी। तो सामाजिक परिवर्तन उस संभाव्यता का साकार होना है जो पहले से ही विद्यमान होती है, पहले से ही एग्जिस्टेंस में होती है। भविष्य के जो स्रोत हैं, सोर्स ऑफ द फ्यूचर, वर्तमान में ही निहित होते हैं। मतलब द्वंद्ववाद के पास भविष्य के संसार की एक कल्पना होती है और इसी कल्पना को वो रियलिटी बनाने के लिए कुछ व्यवहारिक गतिविधियां करता है, ठीक, जिससे कि उस संसार को अस्तित्व में ला सके। मतलब आपका फ्यूचर क्या होगा, कहीं ना कहीं आज वर्तमान में आप जो कर रहे हैं वही आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। और आपके मन में जैसे आपसे पूछा जाता है कि आपका ड्रीम क्या है, आपका गोल क्या है, आप अपने लाइफ में करना क्या चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में क्या होना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसकी एक कल्पना है भविष्य। और उस भविष्य को प्राप्त करने के लिए आप कुछ व्यवहारिक गतिविधियां करते हैं। जैसे अगर आपका लक्ष्य है असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करना, तो कहीं ना कहीं ये एक कल्पना है, हमको ये करना है। उसके लिए आप आज पढ़ेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्लासेस कंप्लीट करेंगे, उसके साथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो जो जो चीज़ें हो सकती है वो चीज़ें करेंगे अपने प्रिपरेशन की इस जर्नी में, ताकि उस साध्य तक पहुंच पाएँ। तो यही बात हो रही है कि सामाजिक जो परिवर्तन है वो जो सोर्स ऑफ फ्यूचर है वो वर्तमान में ही निहित होता है। और जो ये फ्यूचर है यह एक कल्पना है और जिसको अस्तित्व में लाने के लिए हम कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, कुछ व्यवहारिक गतिविधियां करते हैं। मतलब ये वर्तमान है, ये व्यवहारिक गतिविधियां हैं और ये फ्यूचर का वर्ल्ड है, भविष्य का संसार है। ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे चलते हैं, राजनीतिक संभाव्यवाद की बात करते हैं। तो जो मार्क्स हैं वो राजनीतिक संभाव्यवादी हैं, न कि ऐतिहासिक अनिवार्यवाद। मतलब जब कार्ल मार्क्स बात करते हैं कि साम्यवाद की, समाजवाद की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सर्वहारा है वो न्यूट्रल रहेगा, वो कुछ करेगा नहीं। जो साम्यवाद समाज है वो अपने आप आ जाएगा, नहीं, कहीं ना कहीं एक्टिवली कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा और ये प्रयासरत रहना पड़ेगा सर्वहारा को, तब जाके और ये साम्यवाद या समाजवाद प्राप्त हो ही जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब कार्ल मार्क्स कोई फ्यूचर की किचन की रेसिपी नहीं देते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि अगर सर्वहारा प्रयास करेगा तो साम्यवाद नहीं तो साम्यवाद के नियर बाई पहुंचेगा और कहीं ना कहीं इसके शोषण में कमी आएगी, एक वर्ग विहीन समाज बनाने में हेल्प होगा। तो मतलब कोई अनिवार्यवादिता या इनविटेबिलिटी की बात कार्ल मार्क्स नहीं करते, बल्कि एक पॉसिबिलिस्ट हैं, संभाव्यवाद हैं, या वो संभाव्यवादिता की बात करते हैं, पॉसिबिलिज्म की बात करते हैं। तो मार्क्स एक राजनीतिक संभाव्यवादी हैं, ऐतिहासिक अनिवार्यवाद को वो खारिज करते हैं, ठीक, ऐतिहासिक अनिवार्यवाद को खारिज करते हैं और कहते हैं कि समाजवाद अपने आप नहीं आएगा, इसके लिए व्यवहारिक गतिविधियों की आवश्यकता होगी। भविष्य के संसार को अस्तित्व में लाने के लिए सचेत प्रयास अनिवार्य हैं। मतलब ये कि आप निष्क्रिय रहें, न्यूट्रल रहें, आप कुछ ना करें और अपने आप ये समाजवाद या साम्यवाद की जो कल्पना है वो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको उसके लिए चेतन अवस्था में अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ सफल प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ व्यवहारिक गतिविधियां करनी पड़ेंगी। डिस्टॉर्शंस ऑफ ट्रॉयड, जो अभी हमने पढ़ा, डायलेक्टिक लॉ, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। तो ये जो त्रयी है ये ग्रॉस डिस्टॉर्शन है
जो थीसिस है वो सकारात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व है, एंटीथीसिस है जो विरोधी या नकारात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, सिंथेसिस जो है वो जो दोनों के मेल से बनते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, लेकिन कार्ल मार्क्स का कहना है कि इसको इतना सिंपल वे में देखना गलत है, इसको इतना सिंपल वे में देखना सही नहीं है, बल्कि जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है वो केवल 3 चरणों की सरल रेखीय प्रक्रिया नहीं है। यह निरंतर संघर्ष, अंतर्विरोध और परिवर्तन की एक अत्यधिक जटिल प्रक्रिया है। मतलब जो थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस का सूत्रीकरण है वो मूल विचारधारा की गहराई को कम कर देता है। मतलब जो डायलेक्टिक लॉ है कि थीसिस होगा, एंटीथीसिस होगा और एक सिंथेसिस होगा, ठीक, इन दोनों के समन्वय से ये मिलेगा। पर इनका कहना है कि ये इतना सिंपल नहीं है, इतना सरल रेखीय नहीं है, बल्कि एक जटिल प्रक्रिया है। जो डायलेक्टिकल रियलिटी है वो अत्यधिक जटिल प्रक्रिया है। अगर हम इतना सिंपल वे में ले लेंगे तो कहीं न कहीं जो डायलेक्टिज्म की जो डीपनेस है, गहराई है, उसको हम कम कर देते हैं। संघर्ष और अंतर विरोध, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंट्राडिक्शन, ठीक। तो जो द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण सामाजिक वास्तविकता के विभिन्न स्तरों के बीच विद्यमान संघर्षों में रुचि रखता है, ठीक। और दूसरा पारंपरिक समाजशास्त्री दृष्टिकोण से ये भिन्न है। पारंपरिक समाजशास्त्र ये खोजता है कि समाज के विभिन्न स्तर एक सुसंगठित संपूर्ण के रूप में कैसे समाहित होते हैं। वहीं मार्क्सवाद व्यवस्था के भीतर अंतर विरोधों पर केंद्रित है। अभी जब हम लोग समाजशास्त्र में पढ़ेंगे तो कई उपागम है समाजशास्त्र को पढ़ने के लिए। अलग अलग थिंकर्स जो है समाज को अलग अलग तरीके से अप्रोच से, नज़रिए से, तरीके से ये समाज को देखने का एक नज़रिया है, एक लेंस है। तो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक इवोल्यूशनरी और एक पढ़ेंगे फंक्शनलिज्म, प्रकार्यात्मकता। तो इवोल्यूशनरिज्म में क्या है कि जो इसके रिलेटेड समाजशास्त्री हैं जैसे अगस्ट काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, तो ये लोग जो है सावयववाद की तरह, मतलब समाज को एक जैविक ऑर्गेनिज्म की तरह देखते हैं और ये कहते हैं कि समाज का क्रमिक विकास हुआ है सरलता से जटिलता की ओर, निश्चितता से अनिश्चितता की ओर। वहीं फंक्शनलिज्म की जब बात होगी, प्रकार्यात्मकता की, तो समाज को एक कोहेसिव होल की तरह, सुसंगठित संपूर्ण की तरह समग्रता में देखते हैं और ये कहते हैं कि इसके जो इकाई हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड हैं और इनका कुछ प्रकार है, कुछ फंक्शन है और वो अपना प्रकार कर रहे हैं जिससे समाज को स्टेबिलिटी और अस्थायित्व मिलता है। वहीं जब हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच की, कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच के अंतर्गत ही हम लोग कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच में द्वंद्व की बात होगी, संघर्ष की बात होगी, ठीक। तो मार्क्सवाद जो है वो कंट्राडिक्शन पर, अंतर विरोधों पर केंद्रित है। यह समाज को कोहेसिव होल की तरह नहीं देखता, सुसंगठित संपूर्ण की तरह नहीं देखता जैसे कि पारंपरिक समाजशास्त्री देखते हैं। जो द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण है वो संघर्षों में रुचि रखता है और संघर्षों का ही अध्ययन करता है। तो आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भविष्य की रूपरेखा, नो रेसिपीज फॉर द फ्यूचर। मतलब यह है कि मार्क्स ने भविष्य की समाज की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करने से इनकार किया। उन्होंने इसे भविष्य की रसोई के लिए नुस्खे लिखना, मतलब रेसिपीज फॉर द किचन फॉर द फ्यूचर कहा। मतलब
समाजवाद ऐतिहासिक परिस्थितियों और वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरूप विकसित होगा। मतलब कि ये जो साम्यवाद है, समाजवाद है, या जो भविष्य की कल्पना है, ये अनिवार्य नहीं है कि आएगा ही। ठीक, तो रेसिपीज फॉर द किचन फॉर द फ्यूचर प्रस्तुत करने से कार्ल मार्क्स इनकार करते हैं और कहते हैं कि ऐतिहासिक परिस्थितियां और वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरूप ये सब विकसित होगा। भविष्य के समाज की पूर्व निर्धारित योजना बनाना अवैज्ञानिक और काल्पनिक है। वर्ग उत्पादन, प्रोड्यूसिंग ग्रेव डिगर्स, इसके अंतर्गत कार्ल मार्क्स बात करते हैं कि जो बुर्जुआ वर्ग है वो स्वयं सर्वहारा वर्ग का उत्पादन करता है। कैसे? पूंजी व्यवस्था के विस्तार के लिए सर्वहारा वर्ग का विस्तार अनिवार्य है। मतलब अगर पूंजीवादी व्यवस्था कैपिटलिज्म बढ़ेगा तो पक्का है कुछ में श्रम की, लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो उससे क्या होगा कि सर्वहारा का भी विकास होगा। मतलब पूंजीवाद का जो मूल प्रवृत्ति है वो शोषण या प्रॉफिट ओरिएंटेड पर ही आधारित है। तो अतः क्या होगा कि अगर बुर्जुआकरण बढ़ेगा, पूंजीवादी व्यवस्था विस्तार करेगी, तो सर्वहाराकरण भी बढ़ेगा, विस्तृत होगा। और इस वर्ग का उत्पन्न होना तथा विस्तारित करते हुए पूंजीपति अपने ही कब्र खोदने वालों को पैदा कर रहे होते हैं। मतलब तो क्या है कि सर्वहारा जितना विस्तृत होगा, जितना विस्तार होगा, कहीं न कहीं जो आगे आने वाला संघर्ष है, जो सामाजिक क्रांति है, वो कहीं न कहीं और प्रबल हो जाएगा। मतलब इसको कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो बुर्जुआ है, वो अपना कब्र खुद ही खोदता है पूंजीवादी व्यवस्था में। अब देख रहे हैं पूंजीवादी व्यवस्था का विस्तार होगा, ठीक, तो सर्वहारा की वृद्धि होगी, और सर्वहारा की वृद्धि होगी तो पुनः पूंजीवाद का पतन होगा, डाउनफॉल ऑफ कैपिटलिज्म होगा। तो ये पूरा जो डायग्राम है आप समझ भी रहे होंगे और बनाते भी रहिए ये डायग्राम को, और समझते भी रहिए कि आखिर कार्ल मार्क्स जो है पूरे पूंजीवादी व्यवस्था को किस तरीके से समझाते हैं, कैसे कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था कॉन्ट्रडिक्शन, संघर्षों पर आधारित है, कैसे बात करते हैं कि स्वयं में अपनी ही कब्र खोद रहा है, कैसे कहते हैं कि ये, कैसे हम लोग बात किए कि कार्ल मार्क्स जो है राजनीतिक संभाववाद है, न कि इनएविटेबिलिस्ट या अनिवार्यवाद की बात करते हैं। कैसे वो रेसिपीज फॉर द किचन फॉर द फ्यूचर को खारिज कर देते हैं, देने से मना कर देते हैं। मनुष्य और परिस्थितियां, मेन एंड सर्कमस्टांसेस, तो परिस्थितियां मनुष्यों को उतना ही बनाती हैं जितना मनुष्य परिस्थितियों को। मतलब कि जो परिस्थितियां हैं कहीं न कहीं वो मनुष्य पर या मनुष्य के जो एक्टिविटी है उन पर इम्पैक्ट डालती हैं। जो अतीत है, पास्ट है, वो कर्ता और संरचनाएं वर्तमान को आकार देती हैं। वर्तमान कर्ता विद्यमान संरचना के साथ अंतःक्रिया करते हैं, और यही अंतःक्रिया भविष्य की संरचनाओं और कर्ताओं का निर्माण करते हैं। मतलब जो अतीत के एक्टर्स हैं और जो स्ट्रक्चर हैं, ठीक, जो एजेंसी है, जो संरचना है, वो वर्तमान को प्रभावित करती है। वहीं जो आज है, वर्तमान है, वो भविष्य के एक्टर और संरचना को प्रभावित करती है। तो जो परिस्थितियां हैं वो मनुष्य को उतना ही बनाती हैं जितना मनुष्य परिस्थितियों को। यहाँ पे जो परिस्थितियां हैं वो मनुष्य को निर्धारित कर रही हैं, वहीं यहाँ पे मनुष्य जो है फ्यूचर की परिस्थितियां बना रहा है या निर्धारित कर रहा है। ह्यूमन पोटेंशियल या मानव संभाव्यता की बात करते हैं। हेगल ने मनुष्य को आत्मचेतन, सेल्फ कॉन्शियसनेस का प्राणी मानते हैं। मार्क्स के अनुसार आत्मचेतना को वास्तविक मनुष्य का आधार नहीं माना जाना चाहिए। तो मार्क्स के अनुसार आत्मचेतना को वास्तविक मनुष्य का आधार
नहीं माना जाना चाहिए। वास्तविक भौतिक और वस्तुनिष्ठ संसार में रहने वाला मनुष्य प्राथमिक है। मतलब मनुष्य इस भौतिक संसार द्वारा निर्धारित होता है और उसी में स्थित होता है। अभी हम लोग हेगलवाद और कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिज्म में भी अंतर देखे थे, और यहाँ भी मनुष्य को एक सेल्फ कॉन्शियसनेस का प्राणी मान रहे हैं हेगल, जबकि जो मनुष्य है उसको कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है वो भौतिक और वस्तुनिष्ठ संसार में रहने वाला मनुष्य कहते हैं और इसी को प्राथमिक कहते हैं। तो जो एनिमल और ह्यूमन में जो डिफरेंसेज है वो समझते हैं हम लोग। पशु अपनी जीवन क्रिया के सीधे एकीकृत मतलब इमीडिएटली वन होता है। मनुष्य अपनी जीवन क्रिया को अपनी इच्छा और चेतना का विषय बना लेता है। मतलब मनुष्य मनुष्य है ही इसीलिए क्योंकि उसके अंतर्गत कॉन्शियसनेस है। मतलब मनुष्य को क्या करना है क्या नहीं करना है, परिस्थितियाँ के अनुसार कैसे हमको रिएक्ट करना है, ये सारी चीज़ें मनुष्य अपनी चेतना के अनुसार डिसाइड करता है। अतः इसीलिए मनुष्य जो है वो पशुओं से मानव से अलग है। मनुष्य अपनी जीवन क्रिया को अपनी इच्छा और चेतना का विषय बना लेता है। तब मधुमक्खी जो है वो केवल स्वाभाविक सहज रूप से कार्य करती है, ठीक, इसका एक इंस्टिंक्ट है। वहीं इसके विपरीत मनुष्य कार्य करने से पहले सचेत रूप से योजना बनाता है, कॉन्शियसली प्लान करता है। जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, कहीं न कहीं आप उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाए होंगे, एक प्लानोग्राम बनाए होंगे कि कैसे पढ़ना है, कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है और अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, कितने एमसीक्यूज़ लगाने हैं, पीवाईक्यूज़ कैसे सॉल्व करने हैं, मॉक्स देने हैं। तो ये सारी चीज़ें केवल मानव कर सकता है, मानव योजना बनाता है। बाकी जो पशु हैं, जो एनिमल्स हैं, वो अपने इंस्टिंक्ट के अनुसार ही जो सहज क्रिया है वो करते हैं। ऐसा है कि आप ये डिफरेंस भी समझ गए होंगे ह्यूमन पोटेंशियल में। तो मानव संभाव्यता की जो कंपोनेंट्स हैं, ह्यूमन पोटेंशियल के जो कंपोनेंट्स हैं वो समझते हैं। बोध और अभिमुखता, परसेप्शन और ओरिएंटेशन, और फिर अधिग्रहण अप्रोप्रिएशन, फिर आवश्यकताएं एवं शक्तियाँ। मार्क्स के अनुसार मानव स्वभाव अस्थायी या जड़ नहीं है। मतलब जो मानव है वो स्टोन पे कार्व नहीं है, मतलब किसी पत्थर पे लिखा हुआ कोई कैलीग्राफ या लाइन नहीं है, बल्कि यह जो है परिवर्तित होता रहता है। पारस्परिकता जो रेसिप्रोसिटी इस विचार को मजबूत करती है। मानव स्वभाव सामाजिक परिवेश सोशल सेटिंग से गहराई से प्रभावित होता है। मतलब इसमें जो परसेप्शन है बोध, अभिमुखता है जो ओरिएंटेशन है, और अधिग्रहण और आवश्यकताएं एवं शक्तियाँ, तो ये जो है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल हैं। आइए समझते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी वर्सेस कैपिटलिज्म, आदिम समाज तथा पूंजीवाद समाज में अंतर। तो जो प्राचीन आदिम समाज है सीमित लेकिन वास्तविकता संतुष्टि प्रदान करता है, नैरो सेटिस्फैक्शन। वहीं आधुनिक पूंजीवाद संसार हमें असंतुष्ट छोड़ देता है। मतलब जो आदिम समाजवाद था, जो आदिम प्राचीन समाज था, प्रिमिटिव सोसाइटी थी, उसके नीड जो हैं वो बहुत ही नैरो थे, उतने व्यापक नहीं थे। वो अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए खुद ही उत्पादन कर लेते थे, और ज़्यादातर जो उत्पादन था वो सामुदायिक बेस्ड था, कम्युनिटी बेस्ड था, और वो जो प्राइमरी नीड्स थी वो ज़्यादा प्रबल थी। तो मतलब जो है कहीं न कहीं जो प्राचीन समाज है वो नैरो सेटिस्फैक्शन देता है, पर जो आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी हमको कहीं न कहीं अनसैटिस्फाइड और असंतुष्ट छोड़ देती है। जहाँ आधुनिक संसार स्वयं को संतुष्ट दिखाता है, वहीं वह साधारण और तुच्छ प्रतीत होता है, वल्गर एंड मीन जो है वो प्रतीत होता है।
पूंजीवाद मानव संभाव्यता के पूर्ण विकास को रोकता है। मतलब ह्यूमन का जो पोटेंशियल है, ह्यूमन पोटेंशियल को कहीं न कहीं विकसित होने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, वो पूंजीवाद समाज नहीं देता है। जो नेचुरल वे है ह्यूमन पोटेंशियल उसी में ग्रो करे। मतलब ह्यूमन पोटेंशियल को कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो साम्यवाद है, जो समाजवाद है, वो ह्यूमन पोटेंशियल को विकसित होने के लिए सबसे अनुकूल परिस्थिति देगी, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, और वहीं जो कार्य है वो विशिष्ट रूप से सेपरेटेड नहीं है। मतलब श्रम का विभाजन इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर आप अपने इच्छानुसार जो कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे आज की अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट सोसाइटी की जो उत्पादन है, उसमें विशिष्टता या विशेषता की मात्रा आप देख सकते हैं। जैसे एक गारमेंट फैक्ट्री है, गारमेंट फैक्ट्री में कोई एक है जो स्लीव्स रेडी कर रहा है, कोई एक है जो कॉलर रेडी कर रहा है, कोई एक है जो ट्रिमिंग मटेरियल्स का काम देख रहा है। फिर जाके एक जगह असेंबली होता है, एक असेंबली लाइन है। मतलब यहाँ पे हर एक पार्ट का निर्माण अलग-अलग जगह होता है। कोई भी एक शर्ट को पूरी तरह निर्मित नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे कहीं न कहीं आपको जो कार्य, आपका जो KRA है, जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वही कर रहे हैं। आप अपने क्रिएटिविटी को या अपने ह्यूमन पोटेंशियल को एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे। तो पूंजीवाद जो है वो मानव संभाव्यता के पूर्ण विकास को रोकता है। साम्यवाद और अधिग्रहण, कम्युनिज्म एंड एप्रोप्रिएशन। आज यहीं तक। इसके बाद हम लोग कल पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि जो कार्ल मार्क्स के जो सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और कुछ अवधारणाएं समझेंगे कार्ल मार्क्स से रिलेटेड। थैंक यू। ऐसा है कि आप लोग कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं कार्ल मार्क्स के बारे में वो समझ पाए होंगे। थैंक यू। देखें।